है मजीद ताखीर। हाजी जम्मू कश्मीर 20 अजला और 207 तहसील पर मुश्तमिल एक पूरी इकाई हदबंदी के लिए आबादी अहम मगर वाहिद मय्यार नहीं है। हदबंदी के साथ बहुत सारे मसाइल थे जिनको दुरुस्त किया गया। सुशील चंद्रा 2023 के इब्तिदा में इंतखाबात कराने के लिए माहौल बन रहा है। सुशील चंद्रा बहुत जल्द रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ चुके हैं। राहुल भट्ट कत्ल मामले की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील, मुतलका SHO अटैच। मकतूल की अहलिया को मुलाजमत और बेटी के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का LG मनोज सिन्हा ने किया ऐलान। और कौमी तहकीकाती ब्यूरो NI की तरफ से साउथ कश्मीर और शुमाली कश्मीर के अलावा मुतअद्दिद मकामात पर छापामारी का सिलसिला तेज। शुमाल और जुनूब में छापामारी के बाद कई अहम दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस NI ने की जब्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, श्रीनगर स्टूडियो से अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर तर्जुमान इस्लाम हाजिर जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। लेकिन खबर की शुरुआत करते हैं बड़े ही अहम मौजू के साथ। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन और न जाने कितने कमीशन अभी और देखने हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर का यह हदबंदी दायरा मुकम्मल हो जाएगा। डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना रोल मुकम्मल करने के बाद जम्मू कश्मीर के लिए आने वाले दिनों में जो डिलिमिटेशन की है उसमें भी बड़े एतराज़ात जमा किए गए हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के हाजी अब्दुल गनी खान और आम आदमी पार्टी के डॉक्टर अयूब ने जो ऑब्जेक्शन जमा किए थे और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी, उसके बाद कल सुनवाई हुई और इसमें अब फैसला आ चुका है। जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी खबर नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है, जिसमें डिलिमिटेशन कमीशन या हदबंदी कमीशन की तरफ से जो समाअत की गई थी उसमें फैसला आ चुका है। और फैसले की रूह से जो मामला है उसमें अगस्त तक इस मामले को फिलहाल इसी तरह रखा गया है। इतलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर जो डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना रिपोर्ट मरकज को पेश किया था, उसके बाद अब कहीं ना कहीं मामलात बाहर आने लगे हैं और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के बाद कई एक मामलात ज़ेर बहस आए, जिसके बाद ये बताया गया कि जम्मू कश्मीर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो डिलिमिटेशन कमीशन की टीम थी उन्होंने अपना जो फैसला दिया, अपनी रिपोर्ट जो थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया है। बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर के तंजीम-ए-नौ एक्ट के बाद जो दीगर मामलात रहे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला सुनाया, उसमें कहीं ना कहीं अब ये मामला जो है अगस्त तक टल चुका है। और अगस्त तक टलने का मतलब ये होगा कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर जो अगली सुनवाई यानी 30 अगस्त को मुकर्रर की जा चुकी है। वाज़ेह है कि लोकसभा और असेंबली की नई हदबंदी कमीशन के मामलात के हवाले से असेंबली इंतखाबात में भी मजीद ताखीर हो सकती है, क्योंकि जो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट लाई थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया था। लेकिन चैलेंज करने के साथ ही जो मामलात अब सामने आए हैं उससे कहीं ना कहीं हदबंदी कमीशन के खिलाफ जो दायर अर्जी समाअत थी, अदालत उज़्मा ने मरकज जम्मू कश्मीर इंतजामिया इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया है। अब ये जवाब जो है, ये सुनवाई जो है इस मामले की अगस्त तक अब आने की उम्मीद की जा सकती है, जिसका गालिबन ये मतलब हुआ कि अगस्त तक आते आते 6 हफ्तों के अंदर यानी 42 दिनों के अंदर अंदर जो अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने हदबंदी कमीशन की तश्कील-ए-नौ को चैलेंज करने वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज की गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्द इस पे फैसला सुनाया और 30 अगस्त 2022 को जो है दोबारा इस पर सुनवाई होगी। और उसके बाद क्या फैसला आएगा, दरअसल डॉक्टर अयूब जिनका ताल्लुक आम आदमी पार्टी से है और हाजी अब्दुल गनी खान जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के हैं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर शहर से, उनके इस मामले को लेकर, इस अर्जी को लेकर समाअत हुई और अगस्त तक ये मामला जो है फिलहाल टल गया और अगस्त में यानी 42 दिनों के बाद
ये मामला दोबारा उठेगा और सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर में आईनी एतबारियत से क्या वाकई तौर पर डिलिमिटेशन कमीशन जो है उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया, गैर जानिबदाराना तरीके से किया, यह सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा और इसके लिए हमें अगस्त तक वेट करना पड़ेगा। यानी आज से ठीक 42 दिनों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन या हदबंदी कमीशन की जो रिपोर्ट है जिसमें आपने मुख्तलिफ इलाकों को अलग थलग पाया और अनंतनाग लोकसभा सीट को रजौरी पुंछ के साथ जोड़ा गया। इसी तरह से जो कंस्टिट्यूंसीज थी उसमें जो अर्जी में हाजी अब्दुल गनी खान और डॉक्टर अयूब उन्होंने मुश्तरका तौर पर जो अर्जियां अलग अलग तरीके से जमा कराई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसका बड़ा संजीदा नोटिस लिया और डिलिमिटेशन कमीशन का बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने ये नोटिस जारी किया जम्मू कश्मीर में और इलेक्शन कमीशन को कि आखिर ये जो अर्जियां दायर की गई है इसके क्या माने निकाले जा सकते हैं। 42 दिनों तक अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को दोबारा सुनने का फैसला दिया हुआ है। नाज़रीन, अब आपको सुनवाते हैं डिलिमिटेशन कमीशन में आखिर जो सुशील चंद्रा थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो अब रिटायर हो चुके हैं और सबकदोश हो रहे हैं। कुछ दिनों के बाद राजू कुमार उनकी जगह आ चुके हैं मुल्क के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन खुसूसी बातचीत के दौरान डिलिमिटेशन कमीशन के जो मेंबर थे, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अभी है मुल्क के, उन्होंने बड़ा सनसनीखेज इंकशाफ किया। इलेक्शन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद दरअसल पीटीआई के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने बताया कि जम्मू कश्मीर में हदबंदी कमीशन की मशक के दौरान आबादी एक अहम लेकिन वाहिद मय्यार नहीं है। सुशील चंद्रा ने कहा कि मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके को एक इकाई के तौर देखना चाहिए। चंद्रा, जो कि हदबंदी पैनल के रुकन थे, जिसने इस माह के शुरू में जम्मू कश्मीर असेंबली सीटों की तंजीम नौ के बारे में अपना जो हुक्म जारी किया था और यह भी कहा था पहले भी कि हदबंदी के बहुत सारे मसाइल होते हैं और अब इनको दुरुस्त किया गया है। बाज हलकों की तरफ से तनकीद पर सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आबादी के तनासुब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जम्मू के मुकाबले में कश्मीर डिवीजन को कम सीटें मिली है। चंद्रा ने पीटीआई को बताया हदबंदी के मयारात में सिर्फ एक ही नहीं है। जम्मू कश्मीर तंजीम नव एक्ट यानी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की दफात के मुताबिक 4 दीगर अहम जुज मौजूद थे। जिस्मानी हालात पर भी गौर करना होगा, मवासलाती सहूलियात पर भी गौर करना होगा, अवामी सहूलियात पर भी गौर करना होगा और इस इलाके की जो बाकी टोपोग्राफी है उस पर भी गौर करना होगा। ये 4 मयार थे जिन पर हमें गौर करना होगा। ये आबादी का अहम मयार है लेकिन वाहिद मयार नहीं हो सकता, इससे जहन में रखना होगा। चंद्रा ने हफ्ते को बताया और कि जिस तरह से जो लोग 1 और 5 सीटों को लेकर सवालात करते थे, ऑब्जेक्शन करते थे, उनके बारे में भी उन्होंने अपनी पोजीशन को क्लियर किया। चंद्रा हफ्ते को चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा छोड़ रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं जम्मू कश्मीर में टोटल हमारी जो इस वक्त सलाहियत है मुख्तलिफ नबियत के वो किस तरह से हैं। हमारा जम्मू कश्मीर जो है इसमें 20 अजला है यानी 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 207 तहसील है और जम्मू को 6 इजाफी सीटें मिली है, कश्मीर को सिर्फ 1 इजाफी सीट मिली है। अगर टोपोग्राफी के हिसाब से, आबादी के लिहाज से, मवासलाती निज़ाम के हिसाब से और आबादी के तनासुब से भी देखें तो कश्मीर को सिर्फ 1 सीट मिलना, वो भी नॉर्थ कश्मीर के लिए अलहदा तौर पर त्रिगाम को अलग कंस्टिट्यूंसी देना, जबकि हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, लंगेट ये पास के इलाके हैं, ज्यादा दूर नहीं है। इस सीट को शुमाली कश्मीर की तरफ रेफर करना भी कुछ समझ से बाहर है। रजौरी पुंछ सीट को अनंतनाग के साथ जोड़ना भी बड़ी समझ से बाहर है। ये तब्दीलियां मरकजी हुकूमत की तरफ से जमा करने की तारीख से लागू होंगी और इससे कबल जम्मू कश्मीर के पास असेंबली निशस्तों की कुल स्ट्रेंथ जो थी वो 87 के करीब थी और नए आंकड़े जो बता रहे हैं अब 90 निशस्तें हुई और जम्मू अब 43 के आंकड़ों पर पहुंचा, कश्मीर 47 के आंकड़ों पर पहुंचा। अब हदबंदी कमीशन की जो तश्कील नव चैलेंज करने वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई थी उसमें 6 हफ्तों का चूंकि वक्त मांगा जा चुका है और अगस्त तक आते आते फिलहाल तबसरे, तज्जिए और जो खबरें थी वो इसी के आसपास होंगी। अब जम्मू के पास पहले आंकड़े जो आपको मैं बता दूं कि जम्मू के पास पहले असेंबली स्ट्रेंथ कितनी थी निशस्तों की, सिर्फ 37 और उस वक्त भी जम्मू के मुकाबले में कश्मीर जो थी वो 46 सीटों के साथ आगे था और लद्दाख में 4 सीटें थी, लेह लद्दाख, कारगिल, नोबरा और कुल मिलाकर असेंबली की जो सीटें थी वो 27 के ही आंकड़ों पे थी। लेकिन नए परिसीमन डिलिमिटेशन करने के बाद अब जम्मू जो है वो 43 निशस्तें असेंबली स्ट्रेंथ की,
कश्मीर 47 के आसपास पहुंचा और टोटल निशस्तें जो है और असेंबली के बगैर कौन सा इलाका है, फिलहाल लेह लद्दाख असेंबली के बगैर रहेगा। टोटल सीटें जो हमारे पास है फिलहाल वो 87 के मुकाबले में 90 हुई और कश्मीर जम्मू की लद्दाख की सीटें काट दी गई, 4 सीटें, जम्मू की 6 सीटें बढ़ा दी गई और कश्मीर की सिर्फ 1 सीट बढ़ चुकी है। नाजरीन, एनआई की छापामारी, खबरें और भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बड़ी अहम तकरीर करने जा रहे हैं। सीधे इस नशरियात को लेकर आप तक पहुंच रहे हैं, दोबारा खबरें लेकर हाजिर हो जाएंगे। कमोबेश संतुलन ने एक मजबूत भारत के निर्माण में अविस्मरणीय योगदान किया है। मोटे तौर पर व्यवस्था के सभी अंगों ने कुछ अपवादों को छोड़ करके अपने दायित्वों से जनतंत्र के महान आदर्श के रूप में काम करने की कोशिश की है। देश को समृद्ध, न्यायपूर्ण बनाने के लिए कानूनों का निर्माण, नागरिकों की आकांक्षाओं और संविधान की रक्षा के संकल्प के साथ सभी चुनौतियों का सामना करते हुए आज हमारा देश विश्व की महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। और मैं कहना चाहूंगा कि न्याय की निष्पक्षता से हमारी सभी पीढ़ियों ने अपने दायित्वों को उत्कृष्टता के साथ निभाया। मुझे एक घटना याद है, आदि शंकराचार्य और श्री मंडन मिश्र की एक कहानी है, आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा। शंकराचार्य जब मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ कर रहे थे, मिथिला के रहने वाले थे मंडन मिश्र, तो एक बड़ी दुविधा खड़ी हुई कि शास्त्रार्थ का निर्णय कौन करेगा, किसकी विजय हुई, कौन पराजित हुआ, किसे न्यायाधीश बनाया जाए। अंत में सहमति से तय हुआ कि मंडन मिश्र जी की जो पत्नी है भारती, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए। अब देखिए, किसी की पत्नी जज हो जाए और दूसरे पक्ष को आपत्ति न हो, ये हमारी परंपरा रही है। शंकराचार्य जी ने इसे सहज स्वीकार किया कि ये उनके पति का पक्ष नहीं लेंगी क्योंकि न्यायाधीश है। न्याय में इस तरह का विश्वास, ये हमारी ऐतिहासिक परंपरा रही है। और इस न्याय व्यवस्था के लिए बुनियादी संसाधनों में सुधार के लिए लगातार प्रयास जारी हैं, ताकि पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कोर्ट्स की कार्य प्रक्रिया को और अधिक सक्षम बनाकर न्याय प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। कात्यायन स्मृति में लिखा है, महान दोषो भवेत कालात् धर्म व्यावृत्ति लक्षण, अर्थात न्याय में विलंब का मतलब है धर्म की पराजय। मुझे लगता है कि यह भी एक सूत्र वाक्य है जो हम सबके लिए जीवन में मार्गदर्शन का काम करेगा। और इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन तथा कोर्ट्स के आधुनिकीकरण के द्वारा इस प्रक्रिया को हम आगे और तीव्र कर सकेंगे। जहां तक जम्मू कश्मीर में जुडिशियरी के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतों का सवाल है, मैं कह सकता हूं कि हम सब वाकिफ भी हैं। और जो सम्मेलन में तय हुआ था, मैं सर्वोच्च न्यायाधीश महोदय को, केंद्रीय कानून मंत्री जी को भरोसा देना चाहता हूं कि आने वाले कुछ समय में जो न्यायपालिका की इंफ्रास्ट्रक्चर से जरूरतें हैं वो हम वचनबद्ध हैं और निश्चित रूप से हम उसे पूरा करेंगे। मैं स्मरण करना चाहूंगा यहाँ की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल जी का, जिन्होंने बहुत रुचि लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जितने मामले थे, और मैं कहूं कि कई ऐसी नई चीजें शुरू की उन्होंने, जिसका मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर सदैव उनको स्मरण करेगा। उनके जाने के बाद राजेश बिंदल जी ने जिस तरह से कुछ फैसले सामान्य आदमी के हित में किए, मैं मानता हूं कि इन्हें भी अब इलाहाबाद में है, हम लोग इनको मिस करते हैं। तो मोटे तौर पर 3-4 वर्षों में मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है, और इस बदलाव को हम जुडिशियरी में भी देख रहे हैं। सामान्य तौर पर मैं जस्टिस ललित साहब से पूछ रहा था कि देश भर में रेवेन्यू के मैटर कितने होंगे जो लिटिगेशन हो रहे होंगे, तो उन्होंने जो आंकड़ा बताया मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो ये संख्या बहुत बड़ी है।
और मुझे हरिशंकर पारासाही एक हिंदी के व्यंग्यकार थे, उन्होंने एक व्यंग में लिखा कि अगर महाभारत के समय लैंड रिकॉर्ड ठीक रहे होते, 5 गांव का लैंड रिकॉर्ड अगर भगवान कृष्ण के पास रहा होता तो शायद पांडव और कौरवों में युद्ध नहीं हुआ होता। वही स्थिति जम्मू कश्मीर की थी। उस प्रक्रिया को बदलने की हम कोशिश कर रहे हैं। डिजिटाइजेशन का काम हो, पासबुक हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में देने का काम हो। मैं कह सकता हूं कि सामान्य आदमी को कैसे सुलभतापूर्वक कानून की मदद मिल सके, उसके रिकॉर्ड मिल सके, इसकी कोशिश की जा रही है। एक श्रीलाल शुक्ल हिंदी के बड़े साहित्यकार हुए, उनकी एक बड़ी मशहूर किताब है राग दरबारी, आप में से कुछ लोगों ने शायद पढ़ा हो। उसमें एक पात्र है लंगड़, एक पैर बेचारे का खराब था, वो अपने लैंड रिकॉर्ड के लिए दौड़ते दौड़ते थक गया जीवन भर, लगा दूसरा पैर खराब हो जाएगा और उसको लैंड रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। तो उस प्रक्रिया को हमने काफी तेज गति से आगे बढ़ाया है और एक लक्ष्य रखा है कि जब हम आजादी स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तब यहाँ के नागरिकों को इससे निजात मिल जाए, ये कोशिश हम कर रहे हैं। जम्मू श्रीनगर के काफी नागरिकों को ये सुविधाएं मिल गई हैं। कश्मीर के देर से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जम्मू कश्मीर के तामीराती प्रोजेक्ट, तरक्याती मंसूबों और जम्मू कश्मीर की मजबूती सूरत-ए-हाल पे खुसूसी नशरियात। और इस्लाही नशरियात के बाद दोबारा जम्मू कश्मीर की दीगर खबरों का रुख करते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं चाडोरा में कल के उस हमले के बाद सूरत-ए-हाल कहां से कहां पहुंची है। चाडोरा में उस हमले के बाद पुलिस ने अब राहुल भट्ट कत्ल मामले की तहकीकात के लिए जो खुसूसी टीम तश्कील दी, SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और उसके बाद मुत्तलका SHO को अटैच किया गया और मकतूल की अहलिया को सरकारी मुलाजमत मिलेगी। यानी राहुल भट्ट की जो अहलिया है, वाइफ है, उनको सरकारी मुलाजमत दी जाएगी। और राहुल की कमसिन बच्ची जो है उसके तालीमी अखराजात जो है वो सरकार बर्दाश्त करने का ऐलान कर चुकी है। LG मनोज सिन्हा ने कल ही अपने ट्वीट में कहा कि राहुल का कत्ल मामला जो है इससे और आगे इसमें तहकीकात में सूरत लानी होगी। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि नॉर्थ कश्मीर के एनकाउंटर में जो कल 2 मिलिटेंट मारे गए थे उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक जो है, उनका जो डिजिटल लोकेशन जो निकला है, पुलिस ने दावा किया कि वो चाडोरा हमले में मुलविस थे और पहले बाड़ीपोरा के वो सुंदर इलाके में थे, सुरिंदर इलाके में थे। उसके बाद पुलिस के उस कॉपी के मुताबिक, ऑर्डर के IGP के मुताबिक वो चाडोरा पहुंचे। चाडोरा में राहुल पे हमला करने के बाद दोबारा उसी जगह पहुंचे और उसके बाद इनकाउंटर हुआ और इसमें 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। हालांकि ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पार्ट का हिस्सा है, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर जो है पुलिस स्टेशन के SHO चाडोरा को मुंसलिक किया और मकतूल की अहलिया को सरकारी मुलाजमत और बेटी के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का भी ऐलान किया। लेकिन एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। तस्वीरें कुछ देर में आया चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने आज इसी कत्ल केस को लेकर और पुलिस एहलकारों को लेकर अपना एहतजाज दर्ज किया। तफसीलात जरा देर बाद, लेकिन फिलहाल आपको एक और बड़ी खबर से आपको बता दें कि NIA की तरफ से छापामारी का सिलसिला इस वक्त बारामुल्ला और इसके अलावा साउथ कश्मीर के कई इलाकों में जारी है। इतलात के मुताबिक कौमी तहकीकाती ब्यूरो की टीम ने आज श्रीनगर और वादी के मुख्तलिफ इलाकों में कौमी तहकीकाती ब्यूरो की छापामारी का सिलसिला तेज किया। शोपियान में छापामारी हुई और इसके अलावा बारामुल्ला में मुश्ताक भट्ट वलद अब्दुल अहद भट्ट, जिनका ताल्लुक न्यू कॉलोनी फतेहपुरा बारामुल्ला से है, मुश्ताक महकमा तालीम में मुलाजिम तैनात है, उनके घर पर छापामारी हुई। इसी तरह दक्षिणी कश्मीर के शोपियान इलाके में अली मोहम्मद भट्ट वलद गुलाम हसन भट्ट, जिनका ताल्लुक मुरादपोरा से, उनके घर पर छापामारी हुई। क्या है पूरी तफसीलात, सीधे चलते हैं शोपियान। मेरे साथ शाह इरशाद मौजूद हैं। इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका। NIA की छापामारी में अभी तक जो छापामारी हुई क्या अभी भी जारी है और क्या कोई गिरफ्तारी हुई अभी तक? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए इस छापामारी की, आज सुबह से ही जो है 2 अलग अलग जगहों पे आज छापामारी कार्रवाई हुई, जिसमें जो है इमाम साहब और राजपुरा जो शामिल है। और मैं बता दूं आपको कि सूत्रों की मुताबिक जो है वहां पे जो है 2 मकामी नौजवानों को उठाया दिया गया है, जिसका एक का नाम है अब्दुल रशीद और उसको जो है पूछताछ के लिए फिलहाल जो है NIA ने अपने साथ लिया है। मैं आपको बता दूं कि 2 अलग अलग जगहों पे इमाम साहब और राजपुरा एरिया में आज सुबह से ही
बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद इस खबर को हम तक पहुंचाने के लिए कि दक्षिणी कश्मीर के शोपियान इलाके और नॉर्थ कश्मीर के कई इलाकों में छापामारी का सिलसिला कौमी तहकीकाती ब्यूरो की तरफ से इस वक्त जारी है। और हम नाज़रीन श्रीलंका की ताज़ा तरीन सूरत हाल आप तक पहुंचाते हैं कि श्रीलंका में इस वक्त जो इक़्तिसादी हालत, माशी हालत कमज़ोर होने के बाद वज़ीर आज़म और बाकी सदारती ओहदे वगैरह जो हैं उसमें बड़ी तब्दीली आई है। और इतलात के मुताबिक अब रनील विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए वज़ीर आज़म मंतखब हो चुके हैं। श्रीलंका के सदर ने अपने भाई की जगह नए वज़ीर आज़म से हलफ ले लिया, जिन पर मुल्क के माशी बहरान के खिलाफ एक एहतजाजी और उनके हामियों की जानिब से पुरतशद्दुद हमलों के बाद मुल्क छोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई। डॉन अखबार में शाया गैर मुल्की खबरसा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक नए वज़ीर आज़म रनील विक्रमसिंघे इससे कबल 5 बार वज़ीर आज़म के ओहदे पर रह चुके हैं, लेकिन ये देखना अभी बाकी है कि वो पार्लियामान के जरिए नई कानून साजी करने के कायल हो सकेंगे या नहीं। 73 साला वज़ीर आज़म को श्रीलंका की तारीख के बदतरीन बहरान से नबरत आजमा होने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें महीनों से जारी शदीद किल्लत और बिजली की तवील बंदिश ने अवाम के गुस्से को और भड़का दिया। और रनील विक्रमसिंघे ने वज़ीर आज़म मंतखब होने के बाद कहा कि हम मुल्क को उसी पोजीशन में वापस लाएंगे जब लोगों को दोबारा ये दिन न देखने पड़ते और 3 वक्त का खाना भी दिया जाएगा। हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल जो है उस पर हमें बड़ी फिक्र और तशवीश है। हिज़्ब इख्तिलाफ के कानून साजों की जानिब से इस्तीफा देने के मुतालबे पर 72 साला श्रीलंकन सदर ने बताया कि वो अपने ज्यादातर इंतजामी इख्तियारात तर्क करने और नई काबीना के लिए राह हमवार करने का अहद कर चुके हैं। सदर के भाई महिंद्रा राजा ने अपने हामियों की जानिब से हुकूमत के खिलाफ कई महीनों से पुरअमन एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर हमले किए और हमले किए जाने के बाद बतौर वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी हो चुके हैं। यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है कि कई रोज से जारी अफरा तफरी और एहतजाज में कम अज कम 9 अफराद हिलाक हो चुके हैं और जिनकी तादाद ज्यादा भी हो सकती है, 200 के करीब जख्मी हैं, जबकि महिंद्रा राजा के वफादारों के लिए कई जगहों से आग के शोले भी नमूदार हुए, यानी आगजनी भी हुई। अदालत ने पुरतशद्दुद वाक़यात में तहकीकात का हुक्म देने के बाद महिंद्रा के बेटे तमिल और उनके दर्जनों इत्यादियों के मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी। महिंद्रा ने अपनी ट्वीट में नव मुंतखब वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। उन्होंने ट्वीट में कहा, मुल्क के मसाइल और साहिल पर वाक़ा जो सूरत हाल है उसमें नेवी से भी राब्ता कायम किया गया, जहां पर उन्होंने दारुल हुकूमत को कोलंबो से फरार होने के बाद पनाह ली है। उन्होंने कहा कि मैं इन मुश्किल हालात में हुकूमत संभालने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। लूटमार करने वालों को देखते ही गोली मारने के अहकामात सिक्योरिटी फोर्सेज बख्तरबंद गाड़ियों में गश्त कर रही है, जिन्होंने बड़ी हद तक अमन की वापसी लाई। श्रीलंका में गुज़श्ता रोज 6 घंटों के लिए कर्फ्यू खत्म कर दिया गया ताकि 2 करोड़ 20 लाख लोग अशियाई जरूरिया का जखीरा कर सकें। श्रीलंका में पिछले कई माह से खुराक, ईंधन और अद्वियात की शदीद किल्लत है, जबकि तवील लोड शेडिंग भी जारी है। श्रीलंका के पास अब अहम दारोमदार और दरामदात और बरामदात की अदायगी के लिए गैर मुल्की करेंसी के जखायर भी मौजूद नहीं है। और इधर नाज़रीन, दिल्ली में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आगजनी और आतिशज़दगी की वारदातों में 27 अफराद जिंदा जुलस गए, जबकि 40 के करीब अफराद जो है उनका इलाज व मुआलजा जारी है। नई दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पर ऐलान करते हुए जहां पैक होने वाले अफराद के हक में फौरी तौर पर 2 लाख रुपया और जख्मी हुए अफराद के हक में 50,000 रुपया माली मामनत का भी ऐलान किया। वाज़ेह है कि CCTV गोडाउन ऑफिस नई दिल्ली में कल रात आगजनी हुई। 27 अफराद अभी तक जाम बहक हो चुके हैं। 40 अफराद जो है मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल किए गए और मजीद 40 अफराद के झुलसने की खबरें हैं। 60 से 70 अफराद को जिंदा मौजूदाती तौर पर बचाया गया। वज़ीर आज़म के साथ साथ दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और जयपुर राजस्थान से कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने भी हमदर्दी का पैगाम दिल्ली वासियों तक पहुंचाया है।
ناظرین اسی کے ساتھ اردو خبرنامہ مکمل ہوا چاہتا ہے. سری نگر اسٹوڈیو سے نئی دلی واپس چلتے ہیں. دیش دنیا کی خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیں گلستان نیوز نیٹ ورک. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.